चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम चैप्टर 1 का मोटा मोटा जो पार्ट है उसको हम डील करेंगे। तो आइए, कहां से शुरू होगी बात? मूल कॉन्सेप्ट्स। पहला टॉपिक है मूल कॉन्सेप्ट। ये मूल कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक भी हम कह सकते हैं। इस चैप्टर का मेन टॉपिक भी हम कह सकते हैं मूल कॉन्सेप्ट। यार, ये मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है? मेरी बात को समझो। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मूल शब्द क्या है। मूल मूल एक तरह की यूनिट है किसी चीज को नापने की। अब किस चीज को नापेंगे हम? यहाँ पर केमिकल को नापेंगे। तो केमिकल को नापने के लिए यहाँ पर एक नई यूनिट बनाई गई, मूल। अब जब दुनिया में कोई नई चीज बनाई जाती है मूल, तो आप लोग इतनी बात समझ लो, उसको पुरानी चीज से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे दुनिया में सबसे पहले किसी ने अगर बताया होगा डजन, डजन शब्द अगर किसी ने बताया होगा, मेरी बात को समझो, तो डजन शब्द में उसने बोला होगा कि डजन का मतलब क्या होता है? 12 यूनिट होती है। सेंचुरी का मतलब बताया होगा 100 है। तो भाई ये मूल का मतलब क्या है, इसको हम समझना है। मूल का मतलब क्या है, ये चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी। देन वी केम टू नो बेटा, ये अश्विनी के नाम से कौन ज्वाइन किया है अभी अभी? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मूल का मतलब क्या है? मूल का 3 रिलेशन है। मूल का पहला रिलेशन है, सबसे पहला रिलेशन मूल का मास रिलेशन। एक मोल में कितना मास होता है? तो ध्यान रखिए, एक मोल में कितना मास होता है ये हम लोग कैसे पता करेंगे? एक मोल में जो मास होता है उसको हम कहते हैं, सबसे पहली बात, मोलर मास। अब सवाल आता है ये मोलर मास का मतलब क्या है? तो मोलर मास का मतलब होता है जो भी एलिमेंट का, एटम का मास होता है, एटॉमिक मास, या फिर मॉलिक्यूल का मास होता है, मॉलिक्यूलर मास। जो भी मॉलिक्यूलर मास है या जो भी एटॉमिक मास है, उस मास को आप लोग ग्राम में ले लीजिए। एग्जाम्पल साथ के साथ देता चलूंगा। जैसे ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास आपको पता है 16 यू होता है, यू। तो एक ऑक्सीजन का मास 16 यू है, तो एक मोल ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16 ग्राम। इसी तरह से एक कार्बन का मास आप जानते हैं 12 यू है, तो एक मोल कार्बन का मास कितना होगा? 12 ग्राम। और इसी तरह से CO2 का मास कितना बन जाएगा? कार्बन का मास है 12 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 दूनी 32 मतलब 32, मतलब ये आ गया 44 यू। तो एक मोल CO2 का मास कितना होगा? 44 ग्राम। इसका मतलब सर, बड़ी सिंपल सीधी सी लॉजिक है कि आप लोग जो एक एटम का मास यू में लेते थे, मॉलिक्यूल का मास यू में लेते थे, उसी मास को अगर मैं ग्राम में ले लूं तो वो मास मोलर मास बन जाएगा। हाइड्रोजन का मास 1 यू पर पढ़ते हुए आ रहे हैं, और अगर हाइड्रोजन का मोलर मास पूछे, हाइड्रोजन का एटॉमिक, तो वो कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। H2 का 2 ग्राम। सिंपल सीधी सी बात है, मोलर मास ग्राम में आता है, पहली चीज। अब एक मोल का मतलब होते कितने यूनिट हैं? नंबर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक मोल में होते हैं एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर जितने मॉलिक्यूल एक मोल में होते हैं, ठीक है। अभी एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसका मतलब, एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं एक मोल हाइड्रोजन, तो इसका मतलब इतने हाइड्रोजन। एक मोल ऑक्सीजन, तो इसका मतलब इतने ऑक्सीजन। एक मोल CO2 मतलब इतने CO2 का मास। तो एक मोल, जैसे एक डजन का मतलब होता है 12, एक सेंचुरी का मतलब होता है 100, एक पेयर का मतलब होता है 2, एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इस बात को आप लोग प्लीज ध्यान कर लीजिए, जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। और एक मोल का मतलब कितना वॉल्यूम होता है? तो तीसरा रिलेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक मोल में होता है मोलर वॉल्यूम।
और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू बच्चे होती है 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी में 22.4 लीटर इसका वॉल्यूम होता है। तो ये सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। इस मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग दो तरह के न्यूमेरिकल्स को फोकस करेंगे, दो तरह के न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे। पहला बेसिक न्यूमेरिकल्स, बेसिक स्टोइशियोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स, और फिर इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो फटाफट से शुरू करते हैं। बेसिक स्टोइशियोमेट्रिक न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पर जोर देते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो, एक सेकंड होल्ड करो बेटा। ठीक है, बेसिक स्टोइशियोमेट्रिक न्यूमेरिकल कैसे आएंगे? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। बेटा ये अनूप कुमार के नाम से कौन? अच्छा यार तो बोलना यार, अनूप तू बोल नहीं रहा। अब तेरी फोटो देखी मैंने यार, मैं पूछे जा रहा हूं तो बोल नहीं रहा, मैं इसलिए एंट्री तेरी डिनाई कर रहा हूं। चल तू पहले बोलना यार, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो अभी तेरी फोटो देखी तो मुझे पता लगा यार। मुझे कम से कम ऐसे करके मैसेज ही कर दे यार, व्हाट्सएप कर दे, सर मैं हूँ, मुझे याद आ जाए। चल कोई बात नहीं, अब तेरा ज्यादा समय कुछ गया नहीं, तू ध्यान से देख मेरी बात को। मैंने ये बताया अभी अभी, एक मोल के अंदर क्या होता है। एक मोल के अंदर मोलर मास जितना मास होता है, एक मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर होते हैं, और एक मोल के अंदर मोलर वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब कैसे न्यूमेरिकल है, बेसिक न्यूमेरिकल कैसे करते हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड ऑन कंबस्टिंग 10 ग्राम कार्बन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, ध्यान से देखो। स्टेप 1, सबसे पहले क्या करना है, राइटिंग द बैलेंस्ड, राइटिंग द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है। सबसे पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन सबसे पहले लिखनी है। फिर मेंशन करना है, मेंशन करना है व्हाट इज गिवन एंड व्हाट टू फाइंड। क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, व्हाट टू फाइंड। स्टेप 3, मेक ए मोल मोल रिलेशन and apply unitary method। यूनिटरी मेथड क्या होता है बच्चों? यूनिटरी मेथड क्या होता है मैं आप लोगों को सिखा दूं। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है जिसमें एक यूनिट की चीज दे रखी होती है। जैसे हम बोलते हैं 5 टॉफी की कीमत 25 रुपया है, 5 टॉफी की कीमत 25 रुपए, तो बताओ 20 टॉफी की कितनी होगी? तो आप कभी नहीं निकाल पाओगे, आपको एक टॉफी की निकालनी पड़ेगी। एक टॉफी कितने की होगी, डिवाइड करेंगे और फिर उसके लिए 20 टॉफी के लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है यूनिटरी मेथड, जिसमें आप एक निकालते हैं, एक निकालते हैं और बाकी का यूज होता है। ठीक है, एक का निकाल। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फटाफट से देखिए बेटा। इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले किसके कंबशन की बात हो रही है। कंबशन का मतलब ही होता है कार्बन को जलाना। किसी भी चीज का कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज को जलाना, और जलाना मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ ऐड कर देना। ये बात गांठ बांध लो। कंबशन का मतलब जहां कहीं भी कंबशन देख लो ना बेटा, समझ जाओ भैया ऑक्सीजन के साथ ऐड करना है, क्योंकि कंबशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ जलाना। सबसे पहले ऑक्सीजन एक रिएक्शन लिखो, बैलेंस। C+O2 gives CO2, इसकी बैलेंसिंग हो चुकी है। फिर दूसरे स्टेप में क्या लिखना है, क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है कार्बन, तो 10 ग्राम लिखना है कार्बन, और कितना क्वेश्चन मार्क लिखना है, अमाउंट CO2 का, कितना अमाउंट लिखा है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जिसका दिया हुआ है जो निकालना है, ऐसे नीचे लिखना है आप लोगों को। ये 10 ग्राम लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क ग्राम लिखा हुआ है।
देखो पहला स्टेप मैंने कर दिया, राइटिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया है, फिर मेंशन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाइंड, क्या निकालना है क्या दिया हुआ है, उसके बाद मेक अ मोल मोल रिलेशन एंड अप्लाई, मोल मोल रिलेशन अप्लाई करना है, उसके बाद इन दोनों के बाद जो दिया हुआ और जो निकालना उसमें मोल मोल रिलेशन कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पर कार्बन एक दिया हुआ, कुछ नहीं आगे तो एक लिखा हुआ है, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो एक है, जब एक कार्बन को जलाएंगे तो एक CO2 मिलेगा, तो हम कैसे लिखेंगे, एक मोल कार्बन गिव्स, कितना दे रहा है, एक मोल CO, ठीक है, एक मोल कितना दे रहा है, एक मोल CO2 दे रहा है, एक दे रहा है, एक मोल देगा। नेक्स्ट टारगेट क्या, हम इसको कन्वर्ट करना है, किसमें, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इस मोल को कन्वर्ट करना है ग्राम में, क्यों, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है, और इस मोल को भी किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम में, क्यों, क्योंकि ग्राम में निकालना है। बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर इधर मैंने क्वेश्चन मार्क वॉल्यूम पूछा होता तो आप इस एक मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करते, अगर मैंने इधर नंबर पूछा होता तो आप इस एक मोल को नंबर में कन्वर्ट करते, और ये कन्वर्जन कैसे करना है, इस टेबल के सहारे, एक मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो जो भी उसका एटॉमिक मास है वो ले लेना है, एक मोल को वॉल्यूम में करना है तो 22.4 लीटर होगा, एक मोल को नंबर में करना है तो 6.022 into 10⁻23 होगा, एवोगाड्रो नंबर होगा जिसको शॉर्टकट में Na बोला जाता है, इस हिसाब से आपको कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पर दोनों क्या चीज है बच्चों, दोनों चीजें ग्राम है, ग्राम, तो दोनों को ग्राम में बदलेंगे, और ग्राम में कैसे बदलते हैं, एक मोल कार्बन, कार्बन का मास कितना होता है, पीछे लिखवाया था 12U, तो एक मोल का मास कितना होगा, 12 ग्राम कार्बन गिव्स। इसी तरह से एक मोल CO2 का मास कितना होता है, कार्बन का पीछे लिखवाया मैंने 12 और ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे 2 है तो 16 2 32 और प्लस 12 44, तो 44 ग्राम CO2 आ जाएगा, ठीक है, दोनों को ग्राम में चेंज कर दिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करवाऊंगा, अगर उसमें अमाउंट पूछ के पूछेगा वॉल्यूम, तो यहां पर हम इसको ग्राम में नहीं करेंगे, एक मोल में कितना होता है 22.4 लीटर लिखेंगे, अगर इसी क्वेश्चन में पूछे कैलकुलेट द नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम भी नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6.022 into 10⁻23, इसका मतलब जो जैसा दिया हुआ है, नंबर है तो नंबर में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, ग्राम है तो ग्राम में कन्वर्ट करना है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसी फिलॉसफी यहां चलेगी, ठीक है, यहाँ ग्राम है। अब इसमें यूनिटरी मेथड लगेगा, अगर 12 ग्राम 44 ग्राम का लगा रहा है तो बेटा 1 ग्राम कितना करेगा, अगर 12 ग्राम 44 का कर रहा है तो 1 ग्राम कितना करेगा, 12 डिवाइड हो जाएगा, और फिर जितना पूछ रहा है, यहाँ कितना पूछ रहा है 10 ग्राम, तो सीधे मैं लिख दूं 10 ग्राम कितना करेगा, 10 ग्राम कितना करेगा, पहले 44 से डिवाइड होगा 12, फिर इनटू होगा 10, पहले ये 12 डिवाइड होगा तभी 1 ग्राम का आएगा, फिर 10 ग्राम का निकालने के लिए मल्टीप्लाई होगा, ये सॉल्व कर कर आप लोगों का आंसर आएगा, ये पहला मेरा सैंपल क्वेश्चन है आज के दिन। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन हो जाए, उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देता हूं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2O liberated during the combustion of 10 gram मीथेन। अब सबसे पहले सर क्या करना है, आपने कहा है सबसे पहले एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है, CH4 है और कंबशन है, हम समझ गए सर, आपने समझा दिया हमें, CH4 प्लस ऑक्सीजन करना है, और कंबशन में ना हमेशा बच्चों याद कर लो, जब भी कार्बन और हाइड्रोजन होगा, कार्बन हाइड्रोजन होना मतलब हाइड्रोकार्बन होना, और इसका कंबशन होगा तो वो CO2 और H2O देगा, हमेशा यही होगा, CO2 और H2O ही मिलेगा। अब इसको बैलेंस, यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 हो गए, लीजिए, अब ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2, और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन कितने हैं 2, इसका मतलब टोटल हो गए 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पर आपने लिख दिया 2, बात बन गई जनाब। अब जो दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है 10 ग्राम, ठीक है, और निकालना क्या है, निकालना है वॉल्यूम ऑफ H2O लिबरेटेड एट STP, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो ये जो है ना आप लोगों का, ये STP पे है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वॉल्यूम एक ऐसी चीज है जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। आपने देखा है ना दूध,
जब गैस पे चढ़ाया होता है, अगर तेज कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो दूध का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि वो दूध पतीले से गिर जाता है। इसका मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा वहां पर। इसका मतलब टेम्परेचर के साथ अलग अलग वॉल्यूम आता है, इसलिए 22.4 लीटर हमें बताना पड़ता है भैया 22.4 लीटर होता है एक मोल का मतलब, परंतु कब, एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, जब टेम्परेचर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस मानते हैं और प्रेशर 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर मानते हैं उस समय पर। तो यहाँ पर 10 ग्राम ये दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है H2 और उसके नीचे लिखा जाएगा वॉल्यूम, क्योंकि वहां पर पूछ रहा है पानी, वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, अब रिलेशन किस किस के बीच में बनेगा, जो दिया हुआ है उसके आगे कुछ नहीं लिखा तो एक, और जो निकालना है उसके आगे लिखा हुआ है 2, तो रिलेशन इन दोनों के बीच में बनेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 मोल CH4 गिव्स, कितना दे रहा है, दे रहा है जनाब 2 मोल H2O। 1 मोल CH4 दे रहा है 2 मोल H2O। सबसे पहले हमने ये लिखा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको ग्राम में चेंज करेंगे। क्यों ग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको ग्राम में चेंज करना बहुत आसान। कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का हो गया 4, टोटल हो गया 16। इसकी जगह हम लिख देंगे 16 ग्राम CH4, कितना देगा। इसको ग्राम में चेंज नहीं करेंगे सर, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है वॉल्यूम, तो यहाँ पर मोल को वॉल्यूम में चेंज करेंगे। सर मोल को वॉल्यूम में कैसे चेंज करेंगे, हमें अच्छी तरह से पता है, एक मोल में 22.4 लीटर रहता है, तो 2 मोल में 2 इंटू 22.4 लीटर रहेगा ऑफ H2O एट STP। एक मोल में भैया 22.4 लीटर, यहाँ पे 2 मोल है तो 2 होगा। अब इसके बाद यूनिटरी मेथड, हमें निकालना कितने ग्राम का है, 10 ग्राम का, तो 16 ग्राम अगर इतना दे रहा है तो 1 ग्राम कितना देगा, डिवाइडेड बाय 16, और फिर 10 ग्राम कितना देगा। 10 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे फिर, 10 ग्राम के लिए हम 2 इंटू 22.4 लीटर डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10, पहले डिवाइड करेंगे 16 को, फिर इंटू करेंगे जो आपको निकालना है, जितना भी आ रहा है वो लीटर ऑफ H2O होगा एट STP। इसको सॉल्व कर दीजिए, इट विल बी योर आंसर। ये हमारा आज के दिन का दूसरा सैंपल क्वेश्चन था। ये टाइप 1 चल रहा है अभी, टाइप 1 मतलब बेसिक न्यूमेरिकल। बेसिक न्यूमेरिकल का एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद मैं टाइप 2 पे करूंगा। इसमें एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कराऊंगा, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ CO2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 8 ग्राम 22 ग्राम ऑफ moles of C to produce 22 ग्राम ऑफ CO2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, C मतलब कार्बन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। अगेन हमने रिएक्शन लिख दी सर। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ C, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और निकालना क्या है, मोल्स, और यहाँ पर दिया हुआ है 22 ग्राम CO। मतलब इस बार उल्टा हो गया, इस बार यहाँ निकालना है, तो कोई बात नहीं, रिलेशन बनाएंगे दोबारा। इसके आगे कुछ नहीं दिया और इसके आगे कुछ नहीं दिया और रिलेशन उल्टा बनेगा। हम पहले क्या लिखते थे कि 1 मोल दे रहा है 1 मोल, अब उल्टा रिलेशन बनेगा। उल्टा रिलेशन मतलब 1 मोल CO2 मिल रहा है, मिल रहा है कहां से, 1 मोल कार्बन से। लिखेंगे 1 मोल ऑफ CO2 इज रिलीज्ड बाय 1 मोल कार्बन। ये ध्यान रखना है, जो भी निकालना है वो हमेशा वहां आएगा, 1 मोल कार्बन। ठीक है, अब इसको हमें किस में बदलना है, इसको हमें मास में बदलना है भाई, मास में बदलना है। ठीक है, बदल देंगे। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 टू 32 प्लस 12 44 ग्राम CO2 इज रिलीज्ड बाय, इसको मोल में ही रहने देना सर। ऐसा क्यों, क्योंकि निकालना ही है भाई मोल, निकालना ही मोल है, तो इसको हम मोल में रहने देंगे, 1 मोल कार्बन। तो 44 ग्राम अगर 1 मोल दे रहा है तो 1 ग्राम कितना देगा, 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे, 44 से डिवाइड हो जाएगा, और फिर कितने का निकालना है, 22 ग्राम का निकालना है, तो 22 ग्राम के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 ग्राम के लिए होगा 1 डिवाइडेड बाय 44 इंटू में 22, मतलब 0.5 मोल ऑफ कार्बन। तो ये हुआ हमारा टाइप 1।
0.5 फोल्ड। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आप लोगों को? ये रहा बेसिक न्यूमेरिकल। अब आता है इसका टाइप 2। बेसिक न्यूमेरिकल स्टोइशियोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, अब हम टाइप 2 करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट वाले। सर लिमिटिंग रिएजेंट वालों में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, पहले आप इस बात को समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक टिक्की है और एक टिक्की को 2 ब्रेड लग रहा है, तब जाकर एक प्लेट चाट बन रही है, एक प्लेट चाट बन रही है। ठीक है, एक प्लेट चाट के लिए मुझे एक टिक्की चाहिए, 2 ब्रेड चाहिए। भाई एक टिक्के के ऊपर एक नीचे एक ब्रेड लगाओगे तब जाकर एक प्लेट चाट मिलेगी। अब मेरी बात को समझिए, मान लीजिए मेरे पास 10 टिक्की है और 10 ब्रेड है, तो कितनी प्लेट चाट बन जाएगी? 5 प्लेट। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखता हूं एक टिक्की में, एक टिक्की को 2 ब्रेड लगती है, एक टिक्की को 2 ब्रेड लगती है, तो 10 टिक्की के लिए मुझे कितने ब्रेड चाहिए बताइए? 20 ब्रेड चाहिए। एक टिक्की के लिए 2 ब्रेड चाहिए, सिंपल रिलेशन है। एक टिक्की के लिए 2 ब्रेड, तो भैया 10 टिक्की के लिए 20 ब्रेड चाहिए। क्या मेरे पास 20 ब्रेड है? नहीं है सर मेरे पास 20 ब्रेड। इसका मतलब 20 ब्रेड कम पड़ गई हमारे पास। भाई जब ब्रेड कम पड़ गई, इसका मतलब ब्रेड की वजह से रिएक्शन होना बंद हो गई। इसका मतलब इस रिएक्शन में ब्रेड जैसे ही खत्म हुई, रिएक्शन होना बंद हो, और रिएक्शन नहीं हो सकती। मैं आप लोगों को बताऊं, 5 टिक्की 10 ब्रेड यूज हो गई और 5 प्लेट टिक्की ही बन पाई। इसके बाद अभी तुम्हारे पास 5 टिक्की और लेफ्ट है, बची हुई है, फिर भी हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेड खत्म हो चुकी है, रिएक्शन रुक गई। तो भाई जिसकी वजह से रिएक्शन रुक गई वो है इस कॉन्टेक्स्ट का लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जिसने लिमिट कर दी, लिमिट रोक दिया, और प्लेट चार्ट नहीं बन पा रही, इसने रोक दिया। तो इसका मतलब यहां पर से 2 बातें सीखनी है। एक तो जिसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 20, रिक्वायरमेंट है ज्यादा, अवेलेबिलिटी है कम। मतलब जिसकी भी, ये बात गांठ बांध लो, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, चाहिए थे 20 है 10, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है। इसका मतलब वो जल्दी खत्म हो जाएगा और उसके खत्म होते ही रिएक्शन हो जाएगी बंद, और उस चीज को हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा वो किस पे डिपेंड करता है? टिक्की पे नहीं, ब्रेड पे। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्रेड खत्म, चाट बनना खत्म। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट ही हम लोगों का डिसाइड करता है कितना रिएक्शन होगा, कितना रिएक्शन होगा। डिसाइड करने वाला कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट। मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत अच्छे हैं। कैलकुलेट द NH3 formed when 10 kg N2 reacts with 50 kg H2। ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर हम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो आपने लिखवाया था। बात हो रही है किस किस के रिएक्शन की? N2 के रिएक्शन की और H2 के रिएक्शन की। वो क्या बना रहे हैं? वो बना रहे हैं NH3। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, डिसाइडेड। ओके, बैलेंस करेंगे, इसके आगे 2 लिख देंगे तो ये 2 हो गया, इसके आगे 3 लिख देंगे तो 3 दूनी 6, 2 नीचे, सब कुछ बैलेंस हो गया सर, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। ओके डन। अब N2 कितना दिया हुआ है, नीचे देखो 10 kg, 10 kg मतलब 10,000 ग्राम, और ये कितना दिया हुआ है 50 kg मतलब 50,000 ग्राम, 50,000 ग्राम। और निकालना क्या है, NH3 कितना बन रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क। अब इस बात को आपको समझने की जरूरत है, इस पूरे बात को समझिए, फोकस में लाइए। सबसे पहले हम सर कैसे पता करेंगे, इससे पता रिलेशन बनाएंगे या इससे रिलेशन बनाएंगे? क्योंकि इससे पहले वाले सवालों में क्या होता था, हमेशा एक चीज दी होती थी और उससे रिलेशन बना लेते थे। हमेशा देखिए एक ही चीज गिवन होती थी, उससे रिलेशन बना लेते थे, 2 में से एक चीज गिवन थी। यहाँ पर सर ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो सबसे पहला सवाल यहाँ ये बनता है, इससे रिलेशन बनेगा या इससे रिलेशन बनेगा? तो मेरी पहली स्टेटमेंट ये होगी कि अगर दोनों चीजें गिवन है तो इसका मतलब वो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है।
लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, इसका मतलब हमें पहले दोनों में से ये पता करना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, जिसको शॉर्टकट में अब से मैं LR कहूंगा। हमें पता करना पड़ेगा दोनों में से कौन LR है। अब ये कैसे पता करेंगे, ये रहा फॉर LR पता करने के लिए रिक्वायरमेंट ज्यादा, अवेलेबिलिटी कम। अब सर ये कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाएंगे। N2 के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, और H2 के आगे लिखा हुआ है 3। इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाएगा फॉर LR। LR के लिए हम क्या करेंगे, LR के लिए करेंगे 1 मोल N2 requires 3 मोल H2। 1 मोल N2 को 3 मोल H2 चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, 1 मोल N2 को 3 मोल H2 चाहिए, 1 N2 को 3 H2 चाहिए, तो 1 मोल N2 को 3 मोल H2 चाहिए। अब दोनों को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास में। क्यों मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मास दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, 1 मोल N2 में कितना मास है, अभी पीछे मैंने बताया एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो N2 में हो जाएगा 28, क्योंकि 2 है ना, 28 ग्राम N2 रिक्वायर्स। अब एक H2 में कितना मास होता है, एक H में 1 होता है, H2 में 2 हो गया, मतलब 2 ग्राम हो गया, तो 3 H2 है, तो 3 इंटू 2 ग्राम H2। तो अगर 28 ग्राम को बच्चों मेरे 6 ग्राम चाहिए, तो 10,000 ग्राम को कितना चाहिए, वो तो निकालना पड़ेगा। 10,000 ग्राम H2 रिक्वायर्स 6/28 इंटू में 10,000। ये तो करना पड़ेगा ना तुम्हें, मेरी बात को समझिए, ये तो करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे, पहले 28 से डिवाइड करेंगे, फिर 10,000 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो कर ही रहे हैं शुरू से। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2142.85 ग्राम। इतना H2 रिक्वायर है, चाहिए, मतलब 2000 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। और कमाल की बात देखिए बेटा, कमाल की बात, रिएक्शन को जरा एक बार नोट करना। 2000 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन है कितना, कोई देख पा रहा है हाइड्रोजन कितना है, छप्पर फाड़ के 50,000 ग्राम हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। और तुम्हें चाहिए कितना, सिर्फ 2142 ग्राम। इसका मतलब अवेलेबल बहुत ज्यादा है, अवेलेबल ज्यादा है। इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता। अब ये नहीं हो सकता तो ऑफ कोर्स यही वाला होगा, आपको कोई दो राय नहीं है, कुछ दो करने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे कैसे, H2 require is less देन H2 अवेलेबल। भाई H2 तो ज्यादा है, उल्टी बात पड़ गई, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। Therefore H2 is not LR and N2 is LR। इसीलिए कौन LR है, N2 LR है, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। और अब प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिसाइड करेगा नाइट्रोजन, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं LR पे ही डिपेंड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो हम क्या करेंगे दोबारा, अब लिखेंगे दोबारा, 1 मोल N2 gives 2 मोल NH3। 1 मोल N2 दे रहा है 2 मोल NH3। तो इसका मतलब बच्चों 28 ग्राम N2 दे रहा है। एक नाइट्रोजन का 14 होता है और 3 हाइड्रोजन का 3 होता है, क्योंकि एक का 1 होता है हाइड्रोजन का। तो 14 और 3 टोटल हो गए 17। तो 2 इंटू 17 ग्राम NH3 आ गया। तो 28 ग्राम इतने दे रहा है, तो 1 ग्राम कितना देगा, डिवाइड बाय 28। और फिर 10,000 ग्राम कितना देगा, 10,000 ग्राम देगा 2 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 10,000। ये आंसर है इसको सॉल्व कर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। अगर आपको ये क्वेश्चन में थोड़ी सी भी दिक्कत है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, मैंने कहा था 2 क्वेश्चन कराऊंगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaCl2 produced when 100 gram calcium carbonate reacts with 100 gram HCl।
ठीक है, तो भाई क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl gives CaCl2 plus CO2 plus H2। ये रिएक्शन दे भी सकता है वो क्वेश्चन में, हमने बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख ली। फिर दूसरी बात जो दिया हुआ है उसे लिखना है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, 100 ग्राम HCl दिया हुआ है, दोनों लिख लिया। अब दोनों दिया हुआ है तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, जब दोनों दिया हुआ है तो इसका मतलब आप समझ जाओ ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, और लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन इसका मतलब सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है दोनों में से कौन एलआर है। तो आइए सवाल शुरू कर देते हैं, ये 1 है और ये 2 है, तो सबसे पहले एलआर निकालेंगे। इधर लिखेंगे फॉर एलआर, एलआर के लिए क्या करना है, 1 मोल CaCO3 रिक्वायर्स 2 मोल HCl। सबसे पहले ये करना है। अब इन दोनों को मास में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मास में दे रखा है। तो कैल्शियम का मास होता है बेटा 40, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 3 द, इनको सॉल्व करके आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए 100 ग्राम ही आ जाएगा, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन का मास होता है 1 और क्लोरीन का 35.5, तो टोटल हो गया 36.5 ग्राम HCl, इनको प्लस करके। तो अब हमें क्या करना है, 100 ग्राम अगर इतना दे रहा है तो निकालना भी कितना है, 100 ग्राम का ही निकालना है। ले भाई, इससे तो एक स्टेप बच गया, क्यों, क्योंकि अगर मान लो इधर होता 200 ग्राम का, तो पहले हम 100 ग्राम को उससे जाके डिवाइड करते, फिर मल्टीप्लाई करते, हमें कुछ नहीं करना, हमें निकालना ही इधर किसका है, 100 ग्राम का। तो 100 ग्राम को कितना चाहिए, 100 ग्राम को चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 73 ग्राम HCl। जरा चेक करो बच्चों, HCl इतना चाहिए, चाहिए, और है कितना HCl बच्चों, 100 ग्राम। सर ये तो ज्यादा है, मैंने कहा बात खत्म हो गई, खत्म करा दोगे सर, ये ज्यादा है, ज्यादा है का मतलब है ये लिमिटिंग रिएजेंट हो ही नहीं सकता। जब ये ज्यादा है तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे होगा, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गई, दूसरी पार्टी। लिखने का तरीका कैसे, HCl requirement is less, HCl availables, therefore HCl is not limiting reagent and CaCO3 is limiting reagent। अगर ये कम आता तो वही limiting reagent है, कम नहीं है तो वो limiting reagent नहीं है, तो दूसरा है, ये limiting reagent नहीं है तो ये। और मैंने आपको कहा है जो निकालना है, क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क CaCl2, तो इसका मतलब अब रिलेशन किसका बनेगा, हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के साथ ही बनेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, 1 मोल CaCO3 gives 1 मोल CaCl2। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 100 ग्राम, क्योंकि इसका मोलर मास 100 है, पहले ही बताया मैंने अभी भी, gives, और इसका कितना निकलेगा, कैल्शियम का 40, एक क्लोरीन का 35.5 इंटू 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 111 ग्राम आ जाएगा, 111 ग्राम Cl2। अब 100 ग्राम का ही निकालना था, क्वेश्चन चेक कर, तो बस 100 ग्राम का आ गया। अगर कुछ और होता तो हम क्या करते, डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करते, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन एज इट इज खत्म हो गया, एज इट इज खत्म हो गया, आंसर आ गया 111 ग्राम। ये हुआ सबसे पहला टॉपिक इस मोल कॉन्सेप्ट का। हाँ बेटा बताएं, नहीं करने की जरूरत है ना बेटा, क्यों, क्वेश्चन में देख के आप कितने की पूछ रहा है, 100 का ही पूछ रहा है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में बोलता कि 50 ग्राम कितना दे रहा है, 20 ग्राम कितना दे रहा है, 10 ग्राम कितना दे रहा है, 500 ग्राम, उसके लिए करते ना, 100 ग्राम का ही निकाल रहा है और इसका मोलर मास ही 100 है, तो जो चाहिए था वो सीधे निकल गया, तो आगे डिवाइड करने का लॉजिक खत्म हो गया ना बेटा। ठीक है, ये रही पहली बात। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दूसरा टॉपिक जो इसमें आता है वो आता है एम्पेरिकल फार्मूले का कॉन्सेप्ट। क्या है वो, आइए ध्यान से देखते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूले को EF से डिनोट किया जाता है। इट इज सिंपलेस्ट फार्मूला, जो सिंपलेस्ट रेशियो है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, उसे एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो। एग्जांपल देता हूं मैं,
जैसे जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो H2O बनते हैं, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना है? 2:1। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। क्या ये सिंपल है? हाँ, ऑलरेडी सिंपल है। अगर ये ऑलरेडी सिंपल है तो यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी है, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूले का मतलब होता है सिंपलेस्ट रेशो। तो अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलरेडी सिंपल में है तो उसका कोई सिंपलेस्ट रेशो नहीं होगा, वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो। एक और एग्जांपल देता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का होता है C6H12O6। इसमें अगर मैं रेशो देखता हूं, कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 6, क्या ये सिंपल है? एक बच्चा मुझे कहता है नहीं, ये सिंपल नहीं है। इसका सिंपल रेशो होगा 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, ये होगा। तो मैं कहूंगा इसका मतलब ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला फिर C1H2O1 ये होगा। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला? सिंपलेस्ट रेशो को एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं। अब सवाल आता है इसमें क्या कनेक्शन है, तो मैं आप लोगों को एक कनेक्शन बताता हूं। जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो एम्पेरिकल फार्मूले को हमें n से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? CH2O, और मुझे अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए तो मुझे इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, C6H12O6, तभी आ पाएगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूले का क्या रिलेशन है? मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलता है? एम्पेरिकल फार्मूले को n से मल्टीप्लाई करके। अब ये n कैसे निकलेगा? वेयर n कैसे निकलेगा? n का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल मास का रेशियो। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ग्लूकोज का मोलर मास 6 कार्बन का कितना होता है? 6, एक कार्बन का 12 होता है, तो 6 का होगा मल्टीप्लाई। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 12 है तो 1 से मल्टीप्लाई। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 180। अगर मैं इसके एम्पेरिकल मास की बात करूं, ये इसका मोलर मास है। अगर मैं इसके एम्पेरिकल की मास करूं तो एक कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और एक ऑक्सीजन 16 है, तो ये आ जाएगा 30। ये इसका एम्पेरिकल मास है। तो आप ध्यान से देखिए, इन दोनों को डिवाइड करके बच्चों मेरे वही आ रहा है ना, 6 ही आएगा इन दोनों को डिवाइड करके, जिससे उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब भैया आज के दिन का सबसे बड़ा फार्मूला यही रहा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जब भी आपको निकालना है, आपको क्या करना है? एम्पेरिकल फार्मूले को n से मल्टीप्लाई करना है, पहली चीज। ये n क्या है सर? n का मतलब है रेशो। किसका रेशो? मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल मास का। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दे रखा होगा, एम्पेरिकल फार्मूला आप निकालेंगे, उसका एम्पेरिकल मास आप निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर n आएगा। ठीक है, इसका कैसे एल्गोरिथम होता है इसका स्टेप बता देता हूँ। स्टेप 1, सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। सबसे पहले आप एम्पेरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं भी सिखा रहा हूँ। स्टेप 2, एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के बाद आप उसका मास कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट एम्पेरिकल मास। फिर क्वेश्चन में दिया होगा मोलर मास और एम्पेरिकल मास आप निकाल चुके होंगे, n निकाल लोगे। और फाइनल स्टेप, स्टेप 3, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला को आपको एम्पेरिकल फार्मूला जो आपने ऊपर निकाला था उसको n से मल्टीप्लाई करना। अब सवाल आता है हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला, वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, उसको निकालने के लिए सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे, जिसमें आप सबसे पहले टेबल के सबसे पहले कॉलम में आप क्या निकालेंगे? एलिमेंट्स प्रेजेंट। सबसे पहले आप एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है वो लिखिए। एलिमेंट प्रेजेंट, सबसे पहले एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है वो लिखेंगे। उसके बाद उनका मास परसेंट। मास परसेंट मतलब पूरे कंपाउंड में उसकी कितनी हिस्सेदारी है, मास परसेंट। मतलब अगर CO2 की बात करूं, अगर मैं CO2 का मास परसेंट निकालने की कोशिश करूं तो कार्बन कितना है, तो कैसे निकालेंगे मास परसेंट? उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। दिया मास परसेंट का मतलब है हिस्सेदारी की बात हो रही है, यहाँ पर हिस्सेदारी की बात हो रही है। जैसे एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन है मास परसेंट ऑफ कार्बन इन CO2 तुम्हें निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? मास ऑफ कार्बन अपॉन में टोटल मास, और क्योंकि बात हो रही है परसेंट की तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो कार्बन का मास होता है 12, टोटल मास कितना होता है 44 इंटू 100।
तो आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर 12 को डिवाइड करेंगे 44 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आ जाएगा कार्बन का मास 27.27%। मतलब CO2 में इतना परसेंट कार्बन है और बाकी 100 में से माइनस कर दो उसको। 27.27 को 100 से माइनस करो, 72.73%। तो ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, 100 में से 27.27% माइनस कर दोगे तो 72.73% ऑक्सीजन है। सिंपल सी बात। मास परसेंट मतलब कौन कितना मौजूद है। तो दूसरा हम लिखेंगे मास परसेंट, मास परसेंट के बाद तीसरा लिखेंगे मोल्स। मोल्स कैसे निकालेंगे, जो मास परसेंट है उसके गिवन मास की तरह काम करेगा। और मोल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास मतलब वही मोल, मास परसेंट गिवन मास की तरह काम करेगा अपॉन में मोलर। ये निकालने के बाद हम निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलता है बच्चों, सिंपलेस्ट रेशियो निकलता है जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे डिवाइड करके, जो सबसे छोटा होगा उसको हम सबसे डिवाइड कर देंगे, उससे सिंपलेस्ट रेशियो निकलता है। कई बच्चों को कुछ कम समझ में आया होगा, कोई टेंशन नहीं है बेटा, जब हम न्यूमेरिकल में इसको अप्लाई करेंगे आप लोगों को 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है जैसे 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। ठीक है, कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 99। ये आपकी बुक से उठाया मैंने क्वेश्चन। तो पहले आप ध्यान से देखेंगे, एक सेकंड बेटा पहले समझ लीजिए आप लोग, इसके बाद पूछिएगा कुछ पूछना। इतना हाइड्रोजन है, इतना कार्बन है, इतना क्लोरीन है। आपको उसको कुछ भी पूछना है आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आज की क्लास को लेकर। ठीक है, कुछ भी आपको लगता है पूछना आप व्हाट्सएप करके, वो चीज मैं आपको नोट्स डाल दूंगा और रिकॉर्डिंग तो डालूंगा ही, कोई टेंशन नहीं। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर लिखेंगे एलिमेंट्स प्रेजेंट। कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट है भाई, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे पास, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। फिर लिखेंगे मास परसेंट, भैया इनके मास परसेंट क्या क्या है, भैया इनके मास परसेंट है 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ सीधे मोल्स लिख सकते हैं। मोल्स कैसे निकलेंगे, यही इसका गिवन मास है, मतलब 4.07 इसका गिवन मास और हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, तो आ जाएगा 4.07। इसी तरह से कार्बन के लिए कैसे निकालेंगे, मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास यही इसके गिवन मास की तरह बिहेव करेगा, मतलब 24.27 डिवाइडेड बाय कार्बन का मोलर मास 12 है, इसको डिवाइड करके आ जाएगा 2.02। इसी तरह से क्लोरीन का गिवन मास यही होगा, क्लोरीन का गिवन मास 71.65 डिवाइडेड बाय क्लोरीन का मास 35.5 और ये सॉर्ट करके भी आ जाएगा 2.0। ठीक है भाई, कहे मुताबिक हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने एलिमेंट प्रेजेंट क्वेश्चन से उतारा, मास पर्सन क्वेश्चन से उतारा, मोल्स खुद निकाले, मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन में मोलर मास कर। अब लास्ट फिगर है सिंपलेस्ट रेशियो। इस सिंपलेस्ट रेशियो में हमें क्या करना पड़ता है, जो सबसे छोटा होता है ना, जो सबसे छोटा होता है उसको हम सबसे डिवाइड कर देते हैं मोल्स। तो यहाँ पर मोल सबसे छोटा क्या आया है, आप लोग देख पा रहे हैं 2.02 सबसे छोटा है, 2.202 को सबसे डिवाइड कर देंगे तो 4.07 को 2.02 से डिवाइड करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 2 आ गया, ये 1 आ जाएगा, ऑब्वियसली अपने आप से ही डिवाइड करके ये भी 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर एम्पिरिकल फार्मूला यही आ जाता है, जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है, हाइड्रोजन होता है 2, कार्बन होता है 1 और क्लोरीन होता है 1। इसको CH2Cl भी कह सकता हूँ या वैसे भी लिखे रहने दे सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी से आ जाएगा एम्पेरिकल मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 35.5, कहीं ना कहीं सॉल्व कर 49.5। अब मैं n निकालूंगा, n कैसे निकालता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, वो है 99 और नीचे आया है 49.5, इसको डिवाइड करके आया है 2। तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या सिखाया मैंने, एम्पेरिकल फार्मूले को n से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब CH2Cl को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा C2H4Cl2। ये आपका कंपाउंड है, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप लोगों को स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो बहुत जरूरी है, जो स्टेप्स मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ।
थोड़ा कम समझ में आया, कोई टेंशन नहीं, को देख आपको को ज्यादा समझ में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रोजन है 11.18% हाइड्रोजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है, नहीं ये तो बहुत इजी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो कराऊं। कार्बन कह रहा है कितना है हमारे पास 52.14%, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 13.13% है, और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 34.73%, और इसका मोलर मास उसने दे रखा है क्वेश्चन 46। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे एलिमेंट्स प्रेजेंट, इधर लिखेंगे मास परसेंट, इधर लिखेंगे मोल्स, और इधर लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। सबसे पहले एक छोटा सा अपना टेबल बना लिया तुम लोगों ने, ठीक है। सबसे पहले कार्बन कितना है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन कितना है 52.14, हाइड्रोजन है 13.13, ऑक्सीजन है 34.73, ठीक है। इसके बाद क्या करना, हम लोगों को कुछ नहीं करना, बाकी से मोल्स निकालने हैं। 52.14 डिवाइडेड बाय 12 हमें करना है 4.3 समथिंग आएगा, 12 चौक 48। हाँ, फिर हाइड्रोजन का 13.13 है, उसको 1 से ही करेंगे तो 13.13 ही आ रहा है, और ऑक्सीजन का 34.73 है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 34.73 को हम जब डिवाइड करेंगे 16 से तो 16 दूनी 32, 2.17 के आसपास आएगी बात। अब हमें चेक करना है इनमें से सबसे कम कौन है, इसमें से सबसे कम बाबूजी ये है, तो जब हम सबको डिवाइड करेंगे 2.17 से तो अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा। ये 13.13 को जब हम डिवाइड करेंगे 2.17 से तो ये 6 आ रहा है, और इसको इससे डिवाइड करने पर सीधे सीधे 1 आएगा। तो इसका मतलब सीधे सीधे हम कहेंगे एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, C2 है, H6 है, O1 है, और इसी से एम्पेरिकल मास निकल जाएगा। कार्बन 2 है, एक कार्बन का मास 12 होता है, 24 और 6 हाइड्रोजन और 1 16, इसको टोटल आ गया 46। एन कैसे निकलेगा, मोलर मास को एम्पेरिकल मास से डिवाइड कर कर, क्वेश्चन में दिया हुआ है मोलर मास 46 है 1, तो देयरफॉर अगर दोनों बराबर है, मोलर मास और एम्पेरिकल मास बराबर है, तो आप समझ जाएंगे मोलर फार्मूला क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब वही सेम C2H6O ही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वही इसका एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। ये रहा मेरा आज का दूसरा टॉपिक। अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, ध्यान से इसको देख लीजिए। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हाँ बेटा बताइए क्या पूछना है, बताइए। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब है, जैसे मान लीजिए 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन आपस में मिलकर C6H12O6 ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मतलब जब जब 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे तो ही ग्लूकोज बन पाएगा। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब कोई मॉलिक्यूल बनता है, उस मॉलिक्यूल बनने के लिए जितने एटम की जरूरत होती है उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। वन, एक चीज। दूसरी चीज, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो, मतलब जिसमें ये एटम सिंपल से जुड़े होंगे, मतलब C1 H2 O1, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। एम्पेरिकल फार्मूला वास्तविक रियल रूप में एग्जिस्ट नहीं करता, रियलिटी में कौन एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। पर उस मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो, मतलब अगर मैं बात करता हूं उसका सिंपल रेशियो क्या होगा, उसका सिंपल रेशियो होगा CH2। तो किसी भी मॉलिक्यूल का सिंपल रेशियो जिसमें वो एटम्स आपस में जुड़े होते हैं उसे एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे कि जब भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जुड़ेगा वो H2O बनाएगा,
H2O का मॉलिक्यूल बनाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। पर इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सिंपलेस्ट रेशियो है 2:1, ये ऑलरेडी सिंपल है, तो वो सिंपलेस्ट रेशियो बताने वाला फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला। तो वास्तविक रूप में रियलिटी में दुनिया में जगत में एग्जिस्ट कौन करता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। उस मॉलिक्यूलर फार्मूले का सिंपलेस्ट रेशियो एम्पेरिकल फार्मूला होता है। जी पूछिए, क्या पूछना है? और एम्पेरिकल फार्मूले का ही मास एम्पेरिकल मास होता है। एम्पेरिकल फार्मूले का मास, जैसे एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? C2H6O, एक कार्बन का मास 12, तो दो कार्बन का 24, एक हाइड्रोजन का 1, तो 6 हाइड्रोजन का 6 और एक ऑक्सीजन का 16, सबको प्लस कर दिया। एम्पेरिकल फार्मूले का मास निकालना, एम्पेरिकल मास का। और पूछिए। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन में मास पर्सन गिवन, बिल्कुल। अब आते हैं अगले टॉपिक पर हम लोग। अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का? अगला टॉपिक है एक्सप्रेशन of concentration. Expression of concentration. एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है? जब एक चीज को दूसरी चीज में मिक्स किया जाता है। नमक को पानी में मिक्स कर दिया है, चीनी को पानी में मिक्स कर दिया, सब्जी में मसाले डाल दिए हैं, कॉन्सेंट्रेशन। एक चीज को दूसरी चीज में, एक केमिकल को दूसरे केमिकल में मिक्स करते हैं, तो वो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? सबसे पहले एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है? अभी मैंने बताया। सबसे पहले मास परसेंट, इसको हम m/m भी लिखते हैं। मतलब आपका कितना मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना, मतलब आपने कितना डाला है डिवाइडेड बाय टोटल कितना है। जैसे कार्बन का मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर पूरा, तो मास जिसका भी आप मास परसेंट निकाल रहे हैं m/m, m मतलब मास, m बाय मास मतलब ऊपर न्यूमरेटर में भी मास नीचे भी मास। ऊपर मास उसका जिसका मास परसेंट निकाला जा रहा है, नीचे मास टोटल, इसे कहते हैं मास परसेंट। तो मास ऑफ जो भी आप निकालना चाहते हैं, मास ऑफ कंपोनेंट जिसका आप निकालना चाहते हैं मास परसेंट, डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 अगर मैं कर देता हूं, तो उससे हमारा क्या निकल जाता है बच्चों? मास परसेंट निकल जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से देखेंगे। मास परसेंट जिसका भी, जैसे मान लो किसी सॉल्यूट का निकालना है सपोज का, तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास निकालेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ऐसे निकाला जाए। अच्छा, दूसरा चीज क्या है सर? दूसरा है मोल फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन। सर ये मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन को सबसे पहले ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे काई पढ़ते हैं, काई। तो जैसे मान लीजिए ए और बी दो चीजों से एक सॉल्यूशन बन रहा है। मान लीजिए ए हमारा सॉल्यूट है, बी हमारा सॉल्वेंट है, तो काई ए निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? ए मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ए का, ऑफ ए। उसका फार्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ ए, ए के मोल्स। मोल फ्रैक्शन का मतलब वही हो गया ना, टोटल मोल में उसकी कितनी हिस्सेदारी है। मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल्स। अगर मैं मोल्स की बात करता हूं तो उसको मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूं, तो एन ए मतलब हो गया ए के मोल्स, और क्योंकि दो ही चीजें थी ए और बी, तो एन ए प्लस एन बी हो गया टोटल मोल्स। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करूं, तो मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल मोल्स, एन ए प्लस एन बी, ए के मोल्स अपॉन बी के मोल्स अपॉन में टोटल। और अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग रिलेशन बनता है। अगर मैं काई ए और काई बी को प्लस कर देता हूँ, तो एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी और एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, मतलब उन दोनों को मैं अगर ऐड कर रहा हूँ, तो अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर तो वही आएगा, एन ए प्लस एन बी सेम, ऊपर का भी सेम आएगा एन ए प्लस एन बी, यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ से काई ए प्लस काई बी की वैल्यू आ जाएगी 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि अगर काई ए निकाल लिया तो 1 माइनस, एक को निकाल लिया काई ए निकाल लिया, तो 1 माइनस काई ए करोगे तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। इसका ये फायदा।
ठीक है, तो बोर्ड पर अभी क्या लगा हुआ है आप लोगों का, मास परसेंट लगा हुआ है और दूसरा मोल फ्रैक्शन लगा हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दो दोनों को लेकर, तो दोनों ही यूनिटलेस है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मास ऑफ सॉल्यूट भी ग्राम में आएगा, नीचे वाला भी ग्राम में आएगा, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ऊपर वाला भी मोल्स में आएगा और नीचे वाला भी मोल्स में आएगा, तो मोल्स से मोल्स भी कट जाएगा। इसका मतलब बोथ आर यूनिटलेस, बोथ आर यूनिटलेस, both mass percent and mole fraction are unitless quantity, unitless quantity, इसमें कोई यूनिट नहीं। ठीक है, और इसी के साथ चलते हैं तीसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है बच्चों मोलैलिटी, स्मॉल। यहां से एक नई बात आती है मोलैलिटी, स्मॉल। बड़े ध्यान से देखेंगे, ये दोनों बड़े टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने कई बार सुन रखे हैं, इसमें नई चीज नहीं है। मोलैलिटी, सर मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नंबर of moles of solute, number of moles of solute per kg of solvent। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमने अज्यूम कर लिया, मान लो A हमारा सॉल्यूट है, तो Na है ना, हमने अज्यूम किया है A हमारा क्या है, सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब N पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा केजी, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट की बात हो रही है, केजी। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स Na, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो ऊपर वाला क्या है, मोल्स, और नीचे वाला है केजी, तो यूनिट आ गया मोल पर केजी। इसको मोल केजी इनवर्स, या सिर्फ कई बार तो मोलर लिख के भी फ्री कर देते हैं, मोलर लिख के भी छुट्टी कर देते हैं। चौथा मोलैरिटी, कैपिटल, ये क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैपिटल M। मतलब ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएगा, और नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात हो गई, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। देखो दोनों में अगर मुझे आपको डिफरेंस बताना हो ना, पहले यूनिट बता देता हूँ इसकी। यूनिट, ऊपर वाले की यूनिट क्या आएगी, इसकी मोल ही आएगी, और नीचे वाले की यूनिट आएगी लीटर, तो मोल पर लीटर, या फिर कई बार इसको हम मोलर भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात को समझिए, पहली बात ये, इसमें डिफरेंस बताना है, तो इसमें मास की बात हो रही है और ये वॉल्यूम की बात हो रही है। भैया हमने आज के एक लेक्चर में शुरू में ही बता दिया था कि टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम चेंज होता है, इसका मतलब कैपिटल एम टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता है। तो एज कैपिटल एम डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम which is temperature dependent, so changes with temperature, change होता है टेम्परेचर के साथ, and hence small m is better, इसीलिए small m को better मानते हैं, as it gives constant value in different टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे भी कांस्टेंट वैल्यू देता है। तो स्मॉल एम और कैपिटल एम में दोनों में से समझिए, एक मास पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, इसका मतलब भाई टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वैल्यू है। तो बॉस इतनी बात समझ लीजिए, हमारे लिए अच्छा नहीं है ये, इतना अच्छा नहीं मानते हम इसे। ठीक है, तो अच्छा कौन है, अच्छा वो है जो अलग अलग टेम्परेचर पे भी सेम वैल्यू दे, इसका मतलब स्मॉलर, क्योंकि वो मास पे डिपेंड करता है, मास वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं। याद रखिए मेरा वो एग्जांपल, अगर मैं 1 किलो दूध लाता हूँ, उसको गर्म करता हूँ, तो ये वो रहता तो 1 किलो ही है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम ही तो बढ़ता है, 2 किलो तो नहीं बन जाता ना दूध, दूध तो 1 किलो ही रहता है भाई। उसका वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है कि वो पतीले से निकलकर गिर जाता है। वॉल्यूम चेंज हो सकता है टेम्परेचर के साथ, ये थोड़ी है दूध को गर्म करके 1 किलो का 2 किलो बना दोगे तुम।
फिर क्या होगा, फिर तो ये होगा भैया हर बंदा दूध को उबाल उबाल के 1 किलो दूध लाएगा, उसे उबाल उबाल के 10 किलो बना लेगा। हम वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को नहीं चेंज कर सकते, ध्यान रखना। इसीलिए वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस बात को आपको गौर करना। इसके बाद एक क्वेश्चन कराता हूं, जैसे एक सेकेंड, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन कैपिटल M and small m of 10% mass by mass glucose having density 1.5 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन आ गया, मान, ठीक है। पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन निकालो, स्मॉल m कैपिटल M निकालो, 10% मास बाय मास है ग्लूकोज का, ठीक है। 10% मास बाय मास का मतलब टोटल अगर 100 ग्राम है तो उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है। 10% मास बाय मास, समझो ना मेरी बात को। 10% मास बाय मास मतलब टोटल मास का 10% ग्लूकोज है। तो ऐसे क्वेश्चनों में, पर्सन वाले क्वेश्चनों में हमेशा लेट कर लो टोटल सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन मान लो 100 ग्राम। तो उसका ग्लूकोज कितना हो गया, ग्लूकोज जिसको मैं ए मान रहा हूं, सॉल्यूट मेरा 10 ग्राम। तो उसका सॉल्वेंट कौन है भाई, एक्वस ग्लूकोज क्वेश्चन में। इसका मतलब सॉल्वेंट कौन है, वाटर। वाटर कितना है बी, उसको कितना मान लिया है मैंने, 90 ग्राम। माना क्या है भैया, अगर 10% अगर ग्लूकोज है तो 90% तो पानी होगा, पानी होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा, ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अगर मैं ए के मोल्स की बात करता हूं तो ए का मास, गिवन मास कितना है 10, और ए का मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास अभी पीछे ही निकलवाया था बच्चों, कितना है 180, तो 0.05 मोल्स निकल। इसी तरह से एन बी मतलब मोल्स ऑफ बी कैसे निकलेंगे, गिवन मास ऑफ बी, बी का मोल गिवन मास कितना 90 है बच्चों, और मोलर मास में आपको बता दूं बी का कितना निकलेगा, हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, टोटल 18 हो गया। ये आ गया। तो पहला पार्ट क्या है, काई ए, कैसे निकलेगा काई ए, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। तो एन ए कितना है 0.05 अपॉन में 0.05, और एन बी कितना है 5, तो टोटल आ गया 0.05 अपॉन में 5.05, मतलब 1/101। ये आ गया पहला पार्ट। ठीक है। अब हमको पता है अगर काई ए निकल गया है तो काई बी भी निकल जाएगा। कैसे, अभी पीछे ही समझाया था। एक निकाल लो, दूसरा का निकालने की जरूरत नहीं है, दूसरा 1 में से माइनस कर। तो 1 माइनस 1 अपॉन 101 आ जाएगा 100 अपॉन में 101। आप इनको डेसिमल में जरूर करिएगा, फ्रैक्शन में मत छोड़िए। दूसरा पार्ट, स्मॉल एम हमेशा निकालिएगा, इजी होता है। स्मॉल एम निकालने का फार्मूला Na अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी। Na नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल चुके हैं हमारे, Na के मोल्स निकाल चुके हो तुम, इधर ध्यान से देखिएगा, Na के मोल्स 0.05। और मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है बच्चों, सॉल्वेंट का मास है 90 ग्राम पर ग्राम है बच्चों ये तो हमें क्या करना है, 90 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 0.05 है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ऊपर जाके 100/9 बन जाएगा। पॉइंट हटा के आप 0 से 0 काट देंगे, तो स्मॉल m का आंसर आ जाएगा 5/9, मतलब 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, फिर 9 0.55 स्मॉल m मोलल। ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। अब बच्चों तीसरा पार्ट बहुत ध्यान से देखेंगे। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है हमारा कैपिटल M, और कैपिटल M के लिए हमें चाहिए Na अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वो भी लीटर में। अब हम फंस गए क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम नहीं है। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है बच्चों। हम लोग क्या करेंगे पता है आप लोगों को, हमें एक फार्मूला पता है डेंसिटी का। डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम।
तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन में डेंसिटी। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो मास भी सॉल्यूशन का आएगा, कितना, 100। डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.5। ठीक है, अच्छा मास किस में दिया हुआ था, ग्राम में। डेंसिटी किस में दी हुई है, ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कट गया, इसका मतलब ये आ तो गया, पॉइंट हटा के ऊपर 0, मतलब 1000/15 आ तो गया, पर ये तो ml है, 1000/15 ml। तो इसका मतलब वॉल्यूम बच्चों क्या आया है, 1000/15 ml आया है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं इसको लीटर में करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों 1/15 लीटर आ गया है वॉल्यूम। इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रखे हैं, पीछे देख लीजिएगा, 0.05 है, चेक कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 0.05 है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1/15। तो ये आ जाएगा 0.05 इंटू 15, मतलब 0.75 मोलर। वो मोलल था, ये मोलर है। मोलर लिखो, मोल पर लीटर लिखो, और 0.75 मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 0.55 मोल पर केजी भी लिख सकते थे। तो ये रहा बेटा इस चैप्टर का मेन मोटा मोटा जो मैंने आप लोगों को बताया है। मैं इसकी स्लाइड आप लोगों को शेयर कर दूंगा। एक बात आप लोगों को बता